मोदी सरकार कोरोना से लड़ने के लिए उदासीन। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप। आप सभी दोस्तों को प्रणाम। मैं ऐश्वर्या बिराजदार, न्यूज हिंदी लाइव टीवी सच का सामना के माध्यम से मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरे न्यूज हिंदी लाइव टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें और नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके। आप सबका यही प्यार हमारे चैनल की ताकत है। दोस्तों, हमारे देश की सच्चाई आज मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारे देश की जनता कोरोना वायरस से बड़ी जंग लड़ रही है। कोरोना के चलते देश भर में हालात गंभीर बने हुए हैं। कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन कोरोना काल में वैक्सीन और ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच देश में वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी है, इसके वजह से बेवजह हजारों लोगों की जान जा रही है। आज तक हमारे देश में कोरोना वायरस की वजह से 3 लाख के करीब लोगों की जान जा चुकी है और आगे भी कितनी जान जाने वाली है ये किसी को नहीं पता। ऐसे हमारे देश की भयानक स्थिति बन चुकी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? देश की जनता तो इस सरकार के ऊपर आस लगाकर बैठी है कि मोदी सरकार हमारे लिए इन सब चीजों का इंतजाम करे। लेकिन मोदी सरकार है कि जनता की आवाज सुनते कहाँ है और विपक्ष से भी सलाह मशवरा नहीं करते। मोदी सरकार ने देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ बुलाकर कोरोना की गंभीर परिस्थिति के ऊपर आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक बुलाना चाहिए या 2 दिन का लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बुलाना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र की सांसद अपने अपने क्षेत्र में कोरोना की गंभीर परिस्थिति की जानकारी दे सके। लेकिन मोदी सरकार है कि मानती ही नहीं। मोदी सरकार को ऐसा करने से अपनी नाकामयाबी देश के सामने आएगी, इसका डर लगता है। इसी के वजह से आज देश की हालत गंभीर हो चुकी है। अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए मरीजों की अस्पताल के बाहर तड़प तड़प के जान जा रही है और उनको मरने के बाद शमशान में भी जगह मिल नहीं रही है। ऐसी हालत हमारे देश की हो चुकी है। समय रहते इस मोदी सरकार ने गांव, तालुका, जिला और शहर में कोविड सेंटर का इंतजाम किया होता तो आज ये भयावह स्थिति निर्माण नहीं होती। आज ऑक्सीजन की कमी के वजह से कितने निष्पाप लोगों की बेवजह जान जा रही है। इस सरकार को कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के बीच में 5-6 महीने का समय मिला था। उस समय का सही प्लानिंग करके वैक्सीन और ऑक्सीजन की हर शहर और जिले में बड़े पैमाने पर प्लांट लगा देते तो आज हमारे देश को दूसरे देश से वैक्सीन और ऑक्सीजन मंगवाना नहीं पड़ता और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में खराब नहीं होता। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिलने के लिए हमारे देश का पहला नंबर है। हमारे देश में कोरोना के मरीज बढ़ने के लिए सिर्फ मोदी सरकार जिम्मेदार है। अभी भी मोदी सरकार ने वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी को महसूस करके उसको बढ़ाने में तुरंत एक्शन ली जाए तो काफी मात्रा में देश के हालत सुधर सकते हैं। इसी समस्या को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कोरोना वायरस बढ़ने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, ऐसा आरोप मोदी सरकार के ऊपर लगाया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस भयानक परिस्थिति के बारे में क्या कहते हैं, आओ चले उनसे सुनते हैं। मोदी जी, आपने कहा था कोरोना की लड़ाई 18 दिन में जीती जाएगी। आपने घंटी बजवा दी, थाली बजवा दी, मोबाइल फोन की लाइट जलवा दी। कोरोना आगे बढ़ता गया और अब दूसरी वेव है और लाखों लोग कोरोना के शिकार हो गए। आप इवेंटबाजी बंद कीजिए, जिसको भी वैक्सीन की जरूरत है उनको दिलवाइए, वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कीजिए और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको इनकम सपोर्ट एकदम दीजिए। भयावह स्थिति पैदा हो चुकी है। हर घर में किसी न किसी को कोरोना हुआ है, कोई ना कोई संक्रमित है। हर परिवार के सामने ये
स्थिति पैदा हो रही है कि किस तरह से हम मेडिकेशन दिलवाएं, किस तरह से हॉस्पिटल में बेड दिलवाएं, किस तरह से ऑक्सीजन उपलब्ध होगा। डॉक्टर्स, नर्सेस दिन रात काम कर रहे हैं और दिन रात काम करने के बावजूद, अस्पतालों के सारे रिसोर्सेज को लगवाने के बावजूद भी इतना बोझ आ रहा है कि संभला नहीं जा रहा है। तो इतनी भयावह स्थिति है। इस समय हम सबको, पूरे देश को एकजुट होकर इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे किसी भी व्यापार में कुछ भी हो, हर तरह से हमें मदद करनी चाहिए। हर जने को अपने स्तर पर जो भी वो कर सकता है किसी और की मदद करने के लिए, किसी और के लिए सपोर्ट बनने के लिए, वो हमें करना चाहिए। तो मैं तो सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी भी परिस्थितियां बहुत ही मुश्किल हैं। उनके परिवार भी उनके बारे में बहुत ही वरिड होंगे। और मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ और उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आज फ्रंट लाइंस पे इस देश के लिए लड़ रहे हैं। और मैं देशवासियों को कहना चाहती हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। इस लड़ाई में हम इकट्ठे हैं, साथ हैं, और हम पूरी तरह से जो भी कर सकते हैं आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। जितना पॉजिटिव रह सकते हैं, जितना हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को जितना हम हौसला दे सकते हैं, उतना ही अच्छा रहेगा सबके लिए। और ऐसे ही हम इस महामारी का सामना कर सकेंगे। आज देश भर से रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रिपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। कैसे? हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेज कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। आप रेमडेसिविर को देखिए, रेमडेसिविर आज एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 million remdesivir injections were exported. 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से पिछले 6 महीनों में, और आज हमारे पास कमी है। आप वैक्सीन्स को लीजिए, सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की हैं पिछले 6 महीने में। पिछले 6 महीने में नहीं, जनवरी से लेके मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन। और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे। और हमें हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है। तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई?
आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। लोग रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमारी मदद करिए, कहीं ना कहीं से हमें दवाइयां दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए। आपने अभी तक नहीं किया, अब तो करिए, अब तो रोकिए। जब ये संक्रमण इतना बढ़ गया है, आप यूपी के आंकड़े देखिए, 4 तारीख या 5 तारीख से 16 तारीख तक 7 गुना संक्रमण बढ़े हैं। तो इसी तरह से पूरे देश में बढ़ रहे हैं, और जब इतना बढ़ रहा है तब तो रुक जाइए ना। उनके दावों के बारे में तो कम ही बोला जाए, क्योंकि उन्हीं का जो सीरो सर्वे है उसके मुताबिक, जो अक्टूबर नवंबर के समय का सीरो सर्वे है, उसके मुताबिक 5 करोड़ लोगों को तकरीबन, उन्होंने कहा था 5 करोड़ लोग कांटेक्ट आए हैं, इस वायरस के कांटेक्ट में आए हैं उस समय। और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि टेस्टिंग आप एकदम रैंप अप कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए। सरकार, यूपी सरकार ने क्या किया? यूपी सरकार ने 70% एंटीजन टेस्टिंग शुरू की। मतलब है कि जो एक्चुअल टेस्ट है, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट है, वो सिर्फ 30% हो रहा है आज यूपी में। उस समय उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? उसको बढ़ाने के बजाय एंटीजन टेस्ट क्यों शुरू किया? अपने आंकड़ों को कम करने के लिए। आज भी प्राइवेट लैब्स में तरह तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं हर जगह से कि प्राइवेट लैब्स को कहा गया है कि आप टेस्टिंग बंद करिए। किस लिए? किस लिए? टेस्टिंग से ही तो जान बचेगी। तो क्या जनता की जान महत्वपूर्ण है? लोगों की जान महत्वपूर्ण है कि फिर आपके आंकड़े महत्वपूर्ण है, कि आपकी सरकार की इमेज महत्वपूर्ण है? तो देखिए, ये समय है, यूपी में कोई अलग स्थिति नहीं है पूरे देश से, सिर्फ ये है कि और भी भयानक स्थिति है। बट जो प्लानिंग, स्ट्रैटेजी की जो स्थिति है, वही है जो केंद्र सरकार की है। महीने पड़े थे, स्टेडियम्स हैं आपके पास, इतनी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आपने बेड्स को इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं डाली? आपने ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं किया? हर जगह से ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सरकार क्या कर रही है। शमशान घाटों पर इतनी भीड़ लगी हुई है। मुझे बताया गया कि 12 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, लकड़ी नहीं मिल रही। मतलब ये स्थिति आ गई कि हम लोग सोच रहे थे कि किस तरह से हम मदद करें, क्या हम किसी भी तरह से कोई लकड़ी उपलब्ध करा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और हम खुद सोच रहे हैं कि हम क्या करें इस स्थिति में। जो सरकार को करना चाहिए था, सरकार नहीं कर रही है। जब ये बाहर बात निकली, जब एक वीडियो निकला कि ये हो रहा है कि इतने सारे शव जलाए जा रहे हैं लखनऊ के शमशान घाट पे, तो इन्होंने क्या किया? स्टील की शीटिंग लगानी शुरू कर दी। किससे छिपा रहे हैं? पब्लिक तो देख रही, पब्लिक तो जी रही है ना, पब्लिक त्राही है। अस्पतालों के बाहर बैठ के रो कौन रहा है? तो आप पब्लिक से क्या छुपाना चाहते हैं? इस समय मैं, देखिए, पूरी सकारात्मक तरह से ये कह रही हूं, मैं बिल्कुल क्रिटिसिज्म के तौर पर नहीं कह रही हूं, मैं सकारात्मक तरह से, कंस्ट्रक्टिव तरह से ये कह रही हूं, भगवान के लिए सरकार कुछ करे। जितनी भी उनके पास रिसोर्सेज है वो कोरोना की लड़ाई में डाले। जब लोगों को पता चलेगा कि ये आंकड़े हैं, जब लोगों को सच्चाई पता चलेगी, तो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, लोग घर पे रहेंगे। टेस्टिंग बढ़ाइए ताकि आपको, लोगों को मदद हो, उनको पता चले कि हाँ, हम संक्रमित हैं, हमें बाहर नहीं जाना है, हमें दवाइयां दिलवाइए, बेड्स दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए। अभी भी किया जा सकता है, अभी भी ऑक्सीजन की सुविधा बनाई जा सकती है। अगर केंद्र सरकार अपना मन बनाए तो अभी भी तमाम ऐसे रिसोर्सेज हैं सरकार के पास कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में डाली जा सकती हैं, अभी भी किया जा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी इस देश के 10 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे। पूरा देश जानता है कि कितने डिग्निफाइड इंसान हैं और कितनी उनको सरकार चलाना आता है और एक विजनरी हैं। अगर वो आपको सुझाव दे रहे हैं इस समय, जबकि देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, इतना बड़ा संकट है हमारे सामने,
अगर वो सुझाव दे रहे हैं तो उस सुझाव को उसी डिग्निटी के साथ, उसी ग्रेस के साथ लीजिए जिस तरह से उसको वो सुझाव दिया जा रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी का आज यही धर्म है और यही ड्यूटी है, हम सब एक होकर, राजनीति से परे हटकर एक होकर इस महामारी का सामना करें। ये सरकार आईएसआई से बात कर सकती है। दुबई में इनका वार्तालाप चल रहा है आईएसआई के साथ। विपक्ष के नेताओं से बात नहीं कर सकती? जब विपक्ष के नेता सिर्फ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहे हैं, आज मैं नहीं समझती कि एक भी ऐसा विपक्ष का नेता है जो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव तरह से इनको सुझाव नहीं दे रहा। और सब कह रहे हैं, सब राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं हम साथ हैं आपके, हम सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम मदद करना चाहते हैं, ये इस महामारी का सामना हमें इकट्ठे करना है। तो ये डेमोक्रेसी आपने कहा, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चर्चा से ही काम आगे बढ़ता है। लोकतंत्र में कभी कभी आलोचना भी सुननी पड़ती है, और खास तौर से ऐसे मौके पर जब पूरा देश इस इतनी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे मौके पर ये तू मैं किसी को शोभा नहीं देता, किसी को। तो जब विपक्ष के नेता आपको सुझाव दे रहे हैं तो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो आपने की नहीं, जैसे मैं भी कह रही हूं, मैं किस लिए इतनी उत्तेजित कह रही, क्योंकि जिन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, जो हो रहा है हमारे सामने, हम सबके साथ, इस महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा है, सब हम देख रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में नाराजगी तो होगी ना, कि क्यों नहीं किया, आपके पास समय था, आप पीआर में पड़े हैं, प्रचार में पड़े हैं, छोड़िए ये सब, छोड़िए ये सब। आज वो समय है जब आपको जनता के साथ होना है, साथ खड़े होना है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज तो लोकतंत्र ही होती है। सबको जोड़िए ना, हम सबको जोड़िए, हम सब जुड़ जाएंगे। एक लड़ाई है। अब आप अगर देखिए, जैसे आप मेडिकल स्टाफ को लीजिए, अस्पतालों को लीजिए, संकट में है, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, आपने इंश्योरेंस हटा दी। तो अगर विपक्ष का नेता बोलेगा नहीं, आवाज नहीं उठाएगा, अगर मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन तो काफी, इसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा बनाइए, तो कौन कहेगा? तो एक अहंकारी सरकार तो वो सरकार होती है जो किसी की नहीं सुनती। आज सिर्फ विपक्ष के नेता की बात नहीं नकारी जा रही, आज पूरे देश की बात नकारी जा रही है। हर एक इंसान रो रहा है, कह रहा है मेरी मदद कर। कौन मदद कर रहा है? दोस्तों, अभी आपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनकी बातों को सुना है। आज की देश की हालत देख के उनकी बातों में सच्चाई दिखती है। हमारे देश के ऊपर आए हुए कोरोना वायरस के महामारी का जो संकट आया है, उसको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर मुकाबला करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके अपने कमजोरी को ना छुपाए। क्योंकि आखिर तकलीफ तो इस देश की जनता झेल रही है, और उसमें कई सारे लोगों की कोरोना की महामारी के वजह से नौकरी चली गई है, कई सारे बिजनेस ठप हो चुके हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की हालत नाजुक हो बन चुकी है। आज लोगों की हालत ऐसी है कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पास राशन तक लाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसी भयानक स्थिति कुछ और दिन चली तो लोग कोरोना वायरस से कम और भूखमारी से, बेरोजगारी से, मानसिक परेशानी के कारण लोग कोरोना बीमारी से ज्यादा इन 3 परेशानियों से मर जाएंगे। यही आज की हमारे देश की सच्चाई है। देश की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, फिर भी मोदी सरकार अनजान बन के देख रही है। आज हर दिन 4 लाख के करीब कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, और हर दिन अपने देश में करीब 4000 लोगों की जान जा रही है। आज भी लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, और वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। हमारी सरकार जल्दबाजी में वैक्सीन के टीकाकरण की घोषणा तो कर देती है, लेकिन उसको अमल में नहीं ला पाती। और अभी हमारे मोदी सरकार ने घोषणा की है कि 1 मई से पूरे देश में 18 से 44 उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण होगा,
लेकिन हकीकत तो ये है कि उनको ही वैक्सीन नहीं मिल रहा है। इसी का खामियाजा महाराष्ट्र सरकार को और कई सारे राज्यों के सरकारों को 18 से 44 उम्र के लोगों का टीकाकरण रद्द करना पड़ा। ये मोदी सरकार का जीता जागता उदाहरण है। हमारे देश की 7 करोड़ वैक्सीन विदेश में न भेजते हुए अपने लोगों में दे देते तो आज कई सारे लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन हमारे मोदी सरकार को तो देश के लोगों की चिंता कम और विदेश के लोगों की चिंता ज्यादा रहती है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। लेकिन मोदी जी, आप विदेश नीति छोड़ के अपने देश के लोगों की परवाह कीजिए और फिर विदेश नीति चाहे जितनी कीजिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको हमारे देश के जनता की मन की बात बता रही हूँ। मोदी जी, आपने ठान लिया तो इस कोरोना को आप चुटकियों में भगा सकते हैं। हमने आपकी ताकत पहले कई बार देख चुके हैं, जैसे कि पाकिस्तान में घुस के आतंकियों का खात्मा कर देना या लद्दाख में चाइना के साथ दो हाथ करना और जम्मू कश्मीर में 370 कानून रद्द करना। ऐसे आपके कई सारे उदाहरण हमारे जनता के पास है। आज आपको जरूरत है वही ताकत, वही हिम्मत कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए लगाना चाहिए। यही हमारे देश की जनता आपसे उम्मीद करती है। तभी कोरोना की हालत काबू में आ सकती है, तभी अपने देश को कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। हमें उम्मीद है ये मोदी सरकार और राज्य सरकार मिलके कोरोना के इस लड़ाई में जीत हासिल कर लेंगे। और न्यूज़ हिंदी लाइव टीवी परिवार की तरफ से आप देशवासियों से मैं गुजारिश करती हूँ कि कोरोना संकट से बचने के लिए सभी ने अपना ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि मुंह पे मास्क लगाना, हाथों को बार बार धोना, एक दूसरे से सुरक्षित अंतर रखना। इस नियमों का पालन आप सभी को करना चाहिए। आप सभी नियमों का पालन करेंगे, यही आपसे उम्मीद करती हूँ। दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नया सच का सामना करने के लिए, एक नया विषय लेकर अन्याय के ऊपर बात करने के लिए। सच का सामना हमेशा आपकी आवाज बनके आपके साथ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो न्यूज़ हिंदी लाइव टीवी ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके। आप सबका यही प्यार हमारे चैनल की ताकत है। ये वीडियो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और पिछला वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया दोस्तों। हम जल्द ही आपके लिए www.newshindilivetv.com ये वेबसाइट और न्यूज़ हिंदी लाइव टीवी मोबाइल ऐप शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।